चलो आज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब का चैप्टर 2 जानेंगे। चैप्टर 2, इन्वेस्टर और महंगाई, इन्फ्लेशन। पिछले कुछ सालों से महंगाई और उससे लड़ाई लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा टॉपिक रहा है। डॉलर की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर, पहले भी घट चुकी है और आगे और ज़्यादा गिरेगी। इस डर या कुछ स्पेकुलेटर्स की उम्मीद ने वॉल स्ट्रीट के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। ये साफ है, जिनके पास फिक्स्ड इनकम है, मतलब हर महीने बराबर डॉलर आते हैं, महंगाई बढ़ने पर उनकी हालत पतली हो जाएगी। और जिनके पास डॉलर में फिक्स अमाउंट का प्रिंसिपल जैसे बॉन्ड्स है, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन स्टॉक्स वालों के पास ये चांस है कि डॉलर की वैल्यू गिरे तो भी डिविडेंड्स और शेयर प्राइस बढ़कर उनकी भरपाई कर सकते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं? इन्हीं फैक्ट्स को देखकर कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ये राय बनाई है। पहले, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। दूसरी, स्टॉक्स नेचुरली बॉन्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि कुछ चैरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये तक कहा गया कि उनका पूरा पोर्टफोलियो 100% स्टॉक्स में हो, 0% बॉन्ड्स में। ये पुराने टाइम से बिल्कुल उल्टा है, जब कानून बोलता था कि ट्रस्ट का पैसा सिर्फ हाई ग्रेड बॉन्ड्स और थोड़े बहुत प्रेफरेंस शेयर में ही लग सकता है। हम्म लेकिन सच क्या है दोस्त? थोड़ा दिमाग लगाओ। हर हालात में स्टॉक्स बॉन्ड से अच्छे नहीं हो सकते। अगर शेयर मार्केट बहुत ऊपर है और डिविडेंड यील्ड बहुत कम है बॉन्ड्स के मुकाबले, तो ये कहना कि ये उसको स्टॉक्स हमेशा बॉन्ड से बेहतर हैं, उतना ही बेवकूफ़ी है जितना पहले लोग कहते थे कि हर बॉन्ड हर स्टॉक से सेफ है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर को कितना ध्यान रखना चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में, और क्या वाकई आने वाली महंगाई पर बेस करके अपने फैसले लेने चाहिए। क्या महंगाई नई चीज़ है? नहीं। अमेरिका में पहले भी ढेरों बार इन्फ्लेशन आया है। 1915 से 1920 के बीच तो हालत ये थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग डबल हो गया था। इसके मुकाबले 1965 से 1970 में सिर्फ 15% बढ़ा। बीच में 3 बार प्राइस गिरे भी, और 6 बार अलग अलग स्पीड से बढ़े। इस हिसाब से तो साफ है कि इन्वेस्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इन्फ्लेशन बार बार आएगा। हाँ, आगे इन्फ्लेशन कितना होगा, टेबल में क्लियर आंसर नहीं मिलता। हर तरह के उतार चढ़ाव दिखते हैं, लेकिन पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को देखें तो एवरेज इन्फ्लेशन रहा 2.5% हर साल। 1965 से 70 में 4.5%, और सिर्फ 1970 में ही 5.4%। गवर्नमेंट हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के खिलाफ रही है, और लग रहा है कि अब उनकी पॉलिसी पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो समझदारी यही होगी कि इन्वेस्टर मानकर चले कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन करीब 3% सालाना रहेगा। असर क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन 3% सालाना हुआ तो अच्छे टैक्स फ्री बॉन्ड्स की जो कमाई है, उसका करीब आधा महंगाई खा जाएगी। ये नुकसान बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब बर्बाद हो जाए। मतलब, अगर आप टैक्स के बाद का आधा ब्याज खर्च कर दो और आधा बचा लो, तो आपकी खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन के बावजूद बनी रहेगी। तो स्टॉक्स ज्यादा बेहतर हैं। अब सवाल आता है, पर क्या इन्वेस्टर को बॉन्ड्स छोड़कर पूरा पैसा स्टॉक्स में डाल देना चाहिए? क्या स्टॉक्स इन्फ्लेशन से नेचुरली बचाते हैं? क्या स्टॉक्स हमेशा बॉन्ड्स से ज्यादा रिटर्न देंगे? क्या पिछले 55 सालों में स्टॉक्स ने इन्वेस्टर को बॉन्ड्स से ज्यादा फायदा दिया? जवाब थोड़ा पेचीदा है। सच ये है, हाँ, स्टॉक्स ने लंबे समय में बॉन्ड्स से अच्छा परफॉर्म किया है। डीजेआई डाउ जोन्स 1915 में 77 से बढ़कर 1970 में 753 हो गया। मतलब लगभग 4% सालाना ग्रोथ, ऊपर से एवरेज डिविडेंड 4% और है, यानी टोटल 8% सालाना। ये बॉन्ड से कहीं बेहतर है। लेकिन आज 1970 से 51 जो बॉन्ड्स की रिटर्न मिल रही हैं, वो इस 8% के बराबर या उससे भी ऊपर है। तो सवाल ये है, क्या आगे भी स्टॉक्स हमेशा बॉन्ड से बेहतर रहेंगे? हमारा जवाब नहीं, पक्का नहीं। लॉन्ग टर्म वर्स शॉर्ट टर्म,
इन्वेस्टिंग में दो टाइम फ्रेम होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल, यहाँ स्टॉक्स शायद अच्छे करें। दूसरा शॉर्ट टर्म 5 साल या कम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे बहुत। इन्वेस्टर की सोच, उसकी उम्मीदें, उसका डर और उसके डिसीजन ज्यादातर शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस से बनते हैं। 1966 से 1970 में ही देख लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग 22% बढ़ी। 1946 के बाद का सबसे ज्यादा। पर स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स दोनों गिरे। मतलब इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, महंगाई और कॉरपोरेट कमाई। अब एक और जरूरी एंगल देखते हैं, अमेरिकन बिजनेस की कैपिटल पर मिलने वाली अर्निंग रेट। ये रेट इकोनॉमी की हालत के साथ ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन इसमें कोई लंबी अवधि की ग्रोथ ट्रेंड नहीं दिखती, चाहे होलसेल प्राइस बढ़े हों या कॉस्ट ऑफ लिविंग। असल में पिछले 20 सालों में महंगाई रहने के बावजूद ये रेट काफी गिरा है। थोड़ा बहुत ये गिरावट ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से भी है। टेबल दो दो देखो। हमारी स्टडी कहती है कि इन्वेस्टर डीजेआईए ग्रुप से बुक वैल्यू नेट टैंगिबल एसेट्स पर लगभग 10% से ऊपर की कमाई की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत ऊपर रहती है। जैसे 1971 में डीजेआईए बुक आस 560, मार्केट आस 900। तो इस हिसाब से मार्केट प्राइस पर अर्निंग सिर्फ 6% बनती है। डिविडेंड प्लस प्राइस ग्रोथ का कॉम्बो। पिछले चैप्टर में हमने कहा था कि इन्वेस्टर मार्केट वैल्यू पर लगभग 3.5% डिविडेंड और 4% प्राइस ग्रोथ री इन्वेस्टेड प्रॉफिट से मानकर चल सकता है। मतलब टोटल लगभग 7.5 से 8%। अब आप बोल सकते हो, लेकिन 3% सालाना महंगाई तो अर्निंग्स और वैल्यू बढ़ाएगी ही ना। जवाब, इतिहास ऐसा नहीं कहता। पिछले 20 सालों में डीजीआईए की अर्निंग ग्रोथ सिर्फ री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स से आई है। अगर महंगाई ने मदद की होती तो पुराना कैपिटल भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए था, लेकिन होलसेल प्राइस 40% ऊपर जाने के बावजूद ऐसा हुआ ही नहीं। असली प्रॉब्लम कहाँ है? कॉरपोरेट अर्निंग्स को इन्फ्लेशन ने बढ़ाया नहीं, बल्कि कुछ और चीजों ने दबाया। पहली, मजदूरी प्रोडक्टिविटी से तेजी से बढ़ी। दूसरा, नया कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए पड़ा, जिससे सेल्स टू कैपिटल रेशियो नीचे आया। टेबल दो दो से साफ है कि 1950 से 1969 के बीच कॉरपोरेट डेट 5 गुना हो गया, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 2 गुना। 1950 में नेट ईर्निंग्स इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले डेप्ट के 30% थे। 1969 में गिरकर 13.2% रह गए। 1970 में शायद और भी नीचे। मतलब आज जो कॉरपोरेट 11% अर्न कर रहे हैं, उसमें बड़ा हिस्सा सस्ता नया कर्ज लेकर आ रहा है। अगर डेट रेशियो 1950 जैसा ही रहता तो इन्फ्लेशन होते हुए भी अर्निंग रेट और नीचे चला जाता। पब्लिक यूटिलिटी कंपनियां, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा शिकार इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीकॉम कंपनियां मानी जाती हैं, क्योंकि एक तरफ पैसा उधार लेने की कॉस्ट बढ़ गई, दूसरी तरफ रेट्स बढ़ाना रेगुलेटर के हाथ में। लेकिन इनका एक फायदा भी है, इनके प्राइस इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़े हैं। कानून इन्हें इतना रेट चार्ज करने की इजाजत देता है कि इन्वेस्टेड कैपिटल पर एडिक्वेट रिटर्न मिले। मतलब लंबे समय में इनके शेयर होल्डर सेफ रह सकते हैं। नतीजा, औसतन 8% से ज्यादा उम्मीद मत करो। हमारा क्लियर पॉइंट, डीजेआईए जैसे शेयर पोर्टफोलियो से औसतन 8% सालाना रिटर्न से ज्यादा की गारंटी नहीं है। और याद रखो, ये भी सीधी लाइन में नहीं मिलेगा। जे पी मॉर्गन ने कहा था, दे विल फ्लक्चुएट, मतलब कभी तेजी कभी गिरावट। उदाहरण, जी और डीजेआईए को 1929 से 39 की गिरावट से उभरने में पूरे 25 साल लगे। इसलिए अगर आप सोचते हो कि इन्फ्लेशन आएगी तो स्टॉक्स हमेशा जीतेंगे, ये खतरनाक सोच है। क्योंकि जब अगला बुल मार्केट आएगा, आप इसे इन्फ्लेशन की विंडिकेशन समझोगे और शेयर खरीदते रहोगे, चाहे वैल्यू ओवर प्राइस्ड क्यों ना हो।
आखिर में ये गलत साबित होगा। गोल्ड, रियल एस्टेट और चीज़न में इन्वेस्ट करना। गोल्ड। दुनिया भर में लोग इन्फ्लेशन से बचने के लिए सोना खरीदते हैं, लेकिन 1935 से अमेरिकन के लिए यह बैन था। वैसे भी 35 साल में सोने की कीमत सिर्फ 35% बढ़ी। $35, $48। ऊपर से कोई इनकम नहीं, उल्टा स्टोरेज खर्चा। बैंक में ब्याज मिलता तो ज्यादा फायदा था। अदर एसेट्स, हीरे, पेंटिंग्स, स्टैम्प, कॉइन्स, इनमें कुछ चीजों की कीमतें बहुत ऊपर गई हैं, लेकिन ये रिस्की और अक्सर आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे 1804 की एक सिल्वर डॉलर कॉइन $67,500 में बिकी, जबकि वो उस साल बनी भी नहीं थी। रियल एस्टेट लंबे समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लोकेशन या प्राइस की गलती भारी पड़ती है। ऊपर से डाइवर्सिफिकेशन छोटे इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है। हम्म, फाइनल सलाह। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए पैसा सिर्फ एक ही टोकरी बास्केट में मत डालो। ना सिर्फ बॉन्ड्स में, चाहे इनकी रिटर्न हाई दिखे, ना सिर्फ स्टॉक्स में, चाहे इन्फ्लेशन का डर हो। बैलेंस रखो, क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का पहला काम है रिस्क कम करना। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन से बचने के लिए 100% स्टॉक्स में जाना बेवकूफ़ी है। गोल्ड, रेयर एसेट्स या रियल एस्टेट पर भी पूरा भरोसा मत करो। मिक्स पोर्टफोलियो, बॉन्ड्स प्लस स्टॉक्स ही सबसे समझदारी वाली पॉलिसी है। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।